आई की स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने सोल्वेशन और सोलोलाइसिस अभिक्रिया के बारे में बात की थी। इस लेक्चर के अंदर हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का मैं अभी सिर्फ कुछ पार्ट आपको बताऊंगा। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का अभी मैं सिर्फ छोटा सा आपको बताना चाहूँगा कि भाई रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। फिर से सुने कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर विलायक के अंदर एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया कौन कौन देते हैं? अमोनिया, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर हम यहाँ पर विलायक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से विलायक है जिसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया को कराया जा सकता है। तो अमोनिया है, इसके अंदर भी अगर विलायक के रूप में अमोनिया को लिया जाता है, लिक्विड अमोनिया को, तो हम विलायक के रूप में रेडॉक्स अभिक्रिया करवा सकते हैं अमोनिया को लेकर। एक हो सकता है H2O, ये भी, इसको भी विलायक के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। SO2 को भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग विलायक के रूप में किया जा सकता है। जब अमोनिया का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है ना, तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया प्रदर्शित करने लग जाता है। मतलब या तो इसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है या अपचयन हो जाता है। H2O का भी ऑक्सीकरण हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो ये दोनों विलायक जो है अमोनिया और H2O, ये दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया से प्रभावित होते हैं, ठीक है, अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इस कारण अधिकतर इनका उपयोग रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर नहीं किया जाता है। जबकि SO2 जो होता है ये रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर अप्रभावित रहता है विलायक के रूप में। तो SO2 का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, ठीक है। समझिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया विलायक के अंदर संपन्न होगी, तो अमोनिया और H2O विलायक का उपयोग रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर अधिकतर नहीं किया जाता है, क्योंकि अमोनिया और H2O दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और SO2 का उपयोग रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर किया जाता है, क्योंकि SO2 रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर अप्रभावित रहता है। अब बात करते हैं द्रव अमोनिया की। देखिए, हम अमोनिया को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। हम इसके सबसे पहले भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर भौतिक गुणों के बाद में रासायनिक गुण पढ़ेंगे। रासायनिक गुणों के अंदर हम फिर से रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन कौन कौन सी होगी? पहली सोल्वोलाइसिस हो सकती है, सोल्वेंट हो सकती है ना, वो संदमक अभिक्रिया हो सकती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये हम रासायनिक गुणों के अंदर पढ़ेंगे। तो बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया की संरचना कैसी होती है? अमोनिया की संरचना, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये होती है अमोनिया की संरचना, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 106.5 डिग्री, ये होता है इसका बॉन्ड एंगल। अब बात करते हैं अमोनिया के भौतिक गुणों की। अमोनिया के भौतिक गुण की बात करते हैं कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब इसका क्वथनांक होता है -78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट या गलनांक होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है या डाइपोल मोमेंट इसको बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट इसका 1.48 डिबाई होता है। इसका पराविद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, तो ये होता है इसका 22 और इसका बॉन्ड एंगल 106.5 डिग्री होता है। ये हो गई इसके भौतिक गुणों की बात। अमोनिया के भौतिक गुण ये होते हैं, अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर पाया जाता है और बची 3 संयोजकताओं से एक एक हाइड्रोजन बंधे हुए रहते हैं। अमोनिया का बॉन्ड एंगल या बंध कोण 106.5 डिग्री होता है। इसके भौतिक गुणों के अंदर इसका मेल्टिंग पॉइंट या क्वथनांक -78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण 1.48 dBi होता है और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पराविद्युतांक 22 होता है। इसका पराविद्युतांक 22 होता है। ये हो गई इसके भौतिक गुणों की बात। अब बात करते हैं अमोनिया के रासायनिक गुणों की। अमोनिया के रासायनिक गुणों की बात करते हैं। अमोनिया के रासायनिक गुण। अमोनिया के रासायनिक गुणों की हम बात करते हैं कि अमोनिया के अंदर रासायनिक गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले अम्ल व क्षार अभिक्रिया कि अमोनिया जो होता है अम्ल और क्षार अभिक्रिया देता है। तो अमोनिया का सबसे पहले आयनन पढ़ते हैं कि अमोनिया का आयनन किस तरह से होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ बार बार आती है। अमोनिया का आयनन होता है NH4+ और NH2- आयन के अंदर होता है। अब विलायक सिद्धांत क्या कहता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर विलायक के धनायन से समानता दर्शाता है, विलेय पदार्थ विलायक के धनायन के समानता दर्शाता है, तो वो क्या होता है, वो तो अम्ल होता है। और जो ऋणायन के साथ समानता दर्शाता है वो क्षार होता है। ये हो गई अम्ल और क्षार की बात। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी वही होगी कि जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण और विलायक का निर्माण होता है। ये हो गई इसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो रासायनिक गुण अम्ल, क्षार और उदासीनीकरण के बारे में वही चीज़ है कि अम्ल वो होगा अगर धनायन के साथ समानता दर्शाते तो अम्ल कहलाता है, ऋणायन के साथ समानता दर्शाते हैं तो क्षार कहलाता है, और अगर अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और विलायक का निर्माण होता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर से सोल्वोलाइसिस रिएक्शन की कि अमोनिया के अंदर की सोल्वोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। सोल्वोलाइसिस रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोल्वोलाइसिस यदि दिमाग में आ जाता है, ये शब्द आता है सोल्वोलाइसिस, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सोल्वोलाइसिस आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए आयनन, कि विलायक का आयनन होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। BCl3 प्लस अमोनिया अभिक्रिया करेगा NH4Cl प्लस NH2 का होल थ्राइस का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर विलायक के रूप में अमोनिया है, तो विलायक का आयनन NH4+ और NH2- के अंदर हो रहा है। तो जब विलायक का आयनन हो रहा है तो ये सोल्वोलाइसिस रिएक्शन होगी। इस अभिक्रिया सोल्वोलाइसिस रिएक्शन क्या है, इस अभिक्रिया में द्रव अमोनिया विलायक अपने आयनों में विभाजित हो जाता है तथा इसके आयन विलेय पदार्थ के साथ सहयोग करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये हो गई सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। देखिए, आप किसी भी रिएक्शन को अगर पढ़ते हो तो आप उसको लैंग्वेज से समझ नहीं पाओगे कभी भी। अगर आपको किसी भी रिएक्शन को समझना है तो उसके लिए आपको उसके एग्जाम्पल से ही समझना होगा। यदि आप उसके एग्जाम्पल से समझते हो तो आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा।
सोल्वोलाइसिस रिएक्शन को अमोनिया के अंदर अमोनोलाइसिस भी कहते हैं। अमोनोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सोल्वोलाइसिस को अमोनोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, विलायक के रूप में अमोनिया है, अमोनिया अपने आयनों के अंदर विभाजित होकर विलय के साथ उत्पाद बना रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। अब वीडियो को रोकिए और फिर बताइए कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, इसके अंदर विलायक के रूप में क्या है, अमोनिया है, विलायक के रूप में अमोनिया है, और यहाँ पर विलायक का क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है। NH2 माइनस है, ये NH2 माइनस और NH4 प्लस के अंदर इसका आयनन हो रहा है, और विलायक का आयनन हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी सोल्वोलाइसिस रिएक्शन का उदाहरण है। अब बात करते हैं सॉल्वेशन अभिक्रिया की, अमोनिया के अंदर सॉल्वेशन अभिक्रिया। ये हमने सोल्वोलाइसिस पढ़ा, अब बात करते हैं सॉल्वेशन की। तो सॉल्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि सॉल्वेशन नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उपसह संयोजक बंध का आना चाहिए, उपसह संयोजक बंध या उपसह संयोजक यौगिक आना चाहिए। कि जब भी रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद में उत्पाद के अंदर अगर उपसह संयोजक बंध मिलता है तो वह अभिक्रिया सॉल्वेशन अभिक्रिया होगी। ठीक है, और उत्पाद के अंदर उपसह संयोजक बंध का निर्माण कौन करेगा, विलायक करेगा। विलायक के द्वारा उपसह संयोजक बंध का निर्माण किया जाता है, तो अभिक्रिया सॉल्वेशन अभिक्रिया होगी। इसको अमोनेशन भी कहते हैं, जैसे उसको अमोनोलाइसिस कह रहे थे उसी तरह इसको अमोनोनेशन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। ये वाला एग्जाम्पल पहले भी आ चुका है। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यह है सॉल्वेशन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर उपसह संयोजक बंध का निर्माण हो रहा है, तो यह सॉल्वेशन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और देखते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी सॉल्वेशन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, इन सभी अभिक्रियाओं के अंदर विलायक कौन है, यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया है, यह SiF4 है। यहाँ पर 2 लगाइए, क्योंकि अमोनिया के ज़्यादातर एग्जाम्पल के अंदर 2 लगा हुआ है, तो ये भी 2। ठीक है, ये सॉल्वेशन अभिक्रिया हो जाएगी। इस अभिक्रिया में द्रव अमोनिया विलायक अपने आयनों में विभाजित नहीं होता है तथा विलय पदार्थ के साथ संयोग करके संकुल यौगिक या जटिल यौगिक का निर्माण करता है। ये संकुल यौगिक या जटिल यौगिक है, और इसके अंदर विलायक अपने आयनों में विभाजित नहीं हो रहा है, और संकुल यौगिक
या जटिल यौगिकों का निर्माण कर रहा है। अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की, कि अमोनिया के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है। लिक्विड अमोनिया रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए उपयुक्त विलायक नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लिक्विड अमोनिया होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए उपयुक्त विलायक नहीं होता है, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक या अपचायक की उपस्थिति में यह N2 में परिवर्तित हो जाता है, कि N2 के अंदर परिवर्तित हो जाता है अमोनिया, इसलिए इसका उपयोग रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर नहीं किया जाता है। फिर भी कुछ अभिक्रियाओं कुछ रेडॉक्स अभिक्रियाओं में अमोनिया विलायक के रूप में लिया जाता है। जैसे सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया, देखिए ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऑक्सीकरण, और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, अपचयन। देख लिया, यहां से ऋण विद्युतीय तत्व कौन है? आयोडीन है। जब यह ऋण विद्युतीय तत्व निकल जाता है, इस कॉपर रह जाता है सिर्फ, तो इसके अंदर इसका ऑक्सीकरण हुआ है। और यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के अंदर ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है, तो यह अपचयन होगा। ठीक है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। अब बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया की। अवक्षेपण अभिक्रिया कि द्रव अमोनिया विलायक में विभिन्न पदार्थ की विलयता भिन्न भिन्न होती है, अतः वह पदार्थ जिसकी विलयता कम होती है वह आसानी से अवक्षेप हो जाता है, और वह अवक्षेपण आसानी से अवक्षेप हो जाता है। ठीक है, और अवक्षेपण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। मतलब क्या होता है ना, द्रव अमोनिया को जब विलायक के रूप में लिया जाता है उपयोग में, तो कुछ अभिक्रियाओं के अंदर ऐसे उत्पाद बनते हैं जिनकी विलयता कम होती है। अमोनिया के अंदर विलयता कम होती है, तो इस कारण वह अवक्षेप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कराई जाती है लिक्विड अमोनिया विलायक के अंदर, तो पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट बनता है। और यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अंदर अवक्षेप के रूप में KCl मिल रहा है। एक और देखते हैं,
ये भी अवक्षेप है। ये सारी अवक्षेपण अभिक्रियाओं के उदाहरण है। देखिए अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया प्रतिचुंबकीय होता है, रंगहीन होता है और कुचालक होता है। मतलब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये विद्युत का चालक नहीं करता है, ये कुचालक होता है। अमोनिया जो होता है वो कुचालक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है और रंगहीन होता है। लेकिन जब अमोनिया के अंदर धातु मिक्स कर दी जाती है ना, तो क्या बनता है, देखिए जैसे अमोनिया धातु प्लस अमोनिया विलायक कर दिया जाता है तो क्या होता है, ये धातु प्लस अमोनिया कर दिया जाता है ना, अमोनिया विलायक, तो क्या होता है ना, ये जो अमोनिया होता है ये अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्या करता है अमोनिया, अपने जब भी अमोनिया के विलयन द्रव अमोनिया के अंदर धातु को मिलाया जाता है तो यह अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन गति कर कर प्रवाहित होने लगते हैं और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो धारा उत्पन्न होती है और यह सुचालक हो जाते हैं। और इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो यह अनुचुंबकीय भी हो जाते हैं। और जब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो यह प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और गतिशील हो जाते हैं। और गतिशील हो जाते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं और गति करते हैं तो अपने कोश से दूर चले जाते हैं या अपने कोश से दूर जाने लग जाते हैं। लेकिन जब यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है तो परमाणु स्थायी नहीं रह पाता है, और स्थायी नहीं है तो यह अपनी ऊर्जा को वापस से उत्सर्जित करता है, अपनी ऊर्जा को फिर से उत्सर्जित करता है और यही उत्सर्जित ऊर्जा ही हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। तो धातु मिलाने पर अमोनिया विलायक के अंदर धातु मिलाते हैं तो अमोनिया का विलयन नीला हो जाता है, ये नीले रंग के समान दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब यह इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तो दृश्य प्रकाश के रूप में निकलता है, और दृश्य प्रकाश के रूप में निकलता है तो हमें अमोनिया का विलयन नीले रंग का दिखाई देता है। इस लेक्चर के अंदर हमने अमोनिया की बात की है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।